चलो स्टार्ट करते हैं ना। ये हो गया था, ये हो गया था, ये मार्कस डुआर्गर पढ़ा रहे थे ना। हाँ हाँ, चलो यहाँ से करते हैं। तो ये जो डुआर्गर थे, ठीक है, ये एक सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। ठीक है, इनको इनको बोला जाता है, इन्होंने जो भी दिया ना, तो इनको सबसे सबसे ज्यादा इसलिए जानते हैं कि इन्होंने डुआर्गर लॉ दिया, ठीक है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि फर्स्ट पास पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम जो है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक ना, दोनों का जो इमर्ज हुआ है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बोला, इन्होंने बोला, अच्छा मैं ये हाँ ये सब पढ़ ली। डवार्गर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, डवार्गर बोलते हैं, और एक मिनट को, तो वही पीडीएफ है ना कि मैं दूसरा निकालूं। कैचुअल पार्टी, वहाँ है, हमको लगा हम छोड़ दिए। देखो, बोले कि डवार्गर जो है वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो चार तरह का है। कक्कस टैप पार्टी, ब्रांच पॉलिटिकल थ्योरी पार्टी, सॉरी, सेल पॉलिटिकल पार्टी, मिलिशिया पॉलिटिकल पार्टी। ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर चार तरह का पॉलिटिकल, अभी ये स्टार्ट किए हैं लक्ष्मी, ठीक है। मार्कस डुआर्गर जो है वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पार्टी की चार टाइप होती है। कक्कस टैप पार्टी, द ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी, द सेल पॉलिटिकल पार्टी, मिलिशिया पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो अच्छा कल ये हम पढ़ाए थे ना, ये कल हम पढ़ाए थे। अच्छा हाँ, हम वही बोलने जा रहे थे अभी कि ये कल हो गया था ना कल ये। टू टैप भी हो गया था ना, टू टैप जो इन्होंने बोला। अच्छा ये चार टैप तो ऊपर ऊपर पढ़ा दिए, चलो ये हो गया दोबारा, है ना, कि चार टैप, कक्कस, ब्रांचेस, सेल और मिलिशिया। फिर ये बोलते हैं कि और टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये दो टाइप की भी पार्टी को बोलते हैं। देखो, बोलते पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन वो दो तरह का होता है। एक होता है कक्कस टाइप पार्टी और एक होता है ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी। तो जो ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी है उसको मास पार्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो कक्कस टाइप पार्टी होता है ना, ये एक स्मॉल ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल या इलिट्स। देखो याद रखो, पूरा मत पढ़ो, खाली याद रखो कि जो कक्कस दल पार्टी है ना या कक्कस टैप पार्टी है वो छोटो लोगों का ग्रुप है, कि स्मॉल पीपल का ग्रुप या कोई इलिट ग्रुप। इलिट किसको बोलते हैं, जो स्मॉल ग्रुप होता है ना, होता है, ये मास नहीं होता। ये कक्कस जो होता है स्मॉल ग्रुप का, लोग उसको बोलते हैं। जो ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी होता है वो मास पार्टी होता है, इसका कंट्रोल भी मैक्सिमम होता है, ठीक है, हमेशा एक्टिव होता है, इसका मास पार्टिसिपेशन होता है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है लोगों के साथ। और ये सोशलिस्ट पार्टी, मतलब ये सब नहीं पढ़ना, खाली इतना पढ़ लो कि कक्कस कक्कस स्टेप पार्टी जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है या इलिट ग्रुप का होगा। और ब्रांच जो पार्टी होता है वो तुम्हारा मास पार्टी होता है और उसका कंट्रोल भी ज्यादा होता है, ठीक है। कक्कस स्टेप पार्टी देखोगी तो तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, अमेरिकन अमेरिकन डेमोक्रेटिक्स में, अमेरिकन डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक पार्टीज में तुमको देखने को मिलेगा, अमेरिका में जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उस टाइप का। लेकिन इंडिया और ब्रिटेन में तुम देखोगे तो तुमको मास पार्टी टाइप का देखने को मिलेगा, पार्टी बहुत बड़ा बड़ा होता है। अच्छा सबका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेल में मिलिशिया, तो ये तो कल पढ़ाई थी, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। वो चार टाइप का ये है, लेकिन याद कर लेना एक बार, यहाँ से मैं कीवर्ड पढ़ा देती हूँ कि कक्कस हो गया स्मॉल, ब्रांच हो गया मास, अदर सेल पार्टी जो होता है हाईली टैट यूनिट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे रशिया कम्युनिस्ट पार्टी थी तो वो हो गया द सेल पार्टी,
ठीक ना। मतलब इस तरह का बोला है कि कम्युनिस्ट पार्टी टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो सेल पार्टी कहलाएगा। मिलिशिया पार्टी कौन होता है? लाइक पर्सनल या प्राइवेट आर्मी फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मेंबर आर रिक्रूटेड और मिलिट्री लाइन, जो मिलिट्री पार्टी होते हैं वो लोग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तुम्हारा ये मिलिशिया पार्टी। जैसे कि तुम्हारा बोला है कि मोसेलिनी, हिटलर, तो तुम देखी होगी हिटलर क्या था, अपना ही का जनरल था। वो कोई ये नहीं था, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से लीडर वगैरह नहीं था। वो अपने आर्मी का जनरल रहता है और वही कंट्रोल कर लेता है पूरे जर्मनी को, है ना। तो मिलिशिया जो हो गया, मिलिशिया में आएगा जो मिलिट्री पार्टी होता है, ठीक है। मिलिट्री में अगर पार्टी हुआ तो वो हो गया। और सेल हो गया कम्युनिस्ट पार्टी, और ब्रांच हो गया मास पार्टी, और ककस हो गया बड़ा पार्टी, ठीक है। मार्कस जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेस में 4 तरह का पॉलिटिकल पार्टीज बताए, लेकिन ऐसे ये 2 तरह के पार्टी के बारे में बात करते हैं। मेन 2 पार्टी को वो क्लासिफाई करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह की होती है। हम क्या बोले कि डवार्गर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पार्टी 4 टाइप की होती है। फिर ये लेकिन बोलते हैं कि मेनली 2 टाइप की पार्टी होती है, एक होती है कैडर पार्टी और एक होती है मास पार्टी। कैडर पार्टी का मतलब समझ में ही आता होगा, इलिट पार्टी, है ना। जैसे तुम्हारा कक्कस जैसा पार्टी, जब अभी हम लोग ऊपर कक्कस पढ़े ऐसा, है ना, कक्कस टाइप पार्टी। इलिट पार्टी नेदर हैड मास पार्टिसिपेशन नॉर ए सपोर्ट फ्रॉम द मासेस, लेक ऑफ मास पार्टिसिपेशन। बोला कैडर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। जो स्मॉल पार्टी होती है, जो छोटा पार्टी होती है, जो इलिट ग्रुप का जैसा पार्टी होती है, वो कैडर पार्टी होती है। मास पार्टी जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होगा, लोग भी ज्यादा होंगे, मेंबरशिप भी ज्यादा होगा, लोगों का हाई पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन होगा, तो ये मास पार्टी है, ठीक है। मुझे एक बार रिवीजन करके बताओ कि मार्कस डवार्गर जो है वो बोले कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कितने टाइप की पार्टी है? 4। कौन कौन सा? 4 टाइप की। कक्कस, ककस, बोलो। मिलिशिया मिलिशिया, और बोलो बोलो। सेल कक्कस, पार्टी। मिलिशिया और सेल पार्टी। हाँ सेल पार्टी हो गया, और बोलो। देख लो एक बार, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूँ। मिलिशिया, सेल, ब्रांचेस और कक्कस। अब हाँ, ब्रांच। मेनली मेनली कितने तरह की पार्टी को वो डिवाइड करते हैं? 2 तरह की पार्टी के बारे में 2 मेनली। टाइप। कौन कौन सा? कैडर पार्टी और मास पार्टी। कैडरेट स्मॉल हो गया, कोई एलीट ग्रुप हो गया, मास तो मास हो गया, है ना। बोला कि ज्वानी सॉर्थोरी, any political group identified by official label the person at elections is capable of placing through the elections candidate in public office। बोला कि जॉनी शास्त्री जो है बोलते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो ऑफिशियल लेवल का हो, मैं बता रही हूँ, जो इलेक्शन में प्रेजेंट है ना, लेकिन वो ऑफिशियल लेवल का हो, कैपेबल ऑफ प्लेसिंग थ्रू इलेक्शंस के थ्रू कैंडिडेट, है ना, पब्लिक ऑफिस में हो, तो उसको बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज होगा। इनका डिफरेंट ही ये है। इन्होंने बुक दिया है पार्टीज, पार्टी सिस्टम ए फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, अभी तक एक बार भी नहीं आई है। डेमोक्रेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो आई एग्जाम में। डेमोक्रेटिक थ्योरी सॉर्सरी की बुक, जिवानी सॉर्सरी की बुक आई हुई 1962 में। डेमोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइज्ड, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा बुक याद नहीं होगा, 2 को याद कर लो। पार्टी एंड पार्टी सिस्टम ए फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, शॉर्टरी की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? शॉर्टरी की है, ठीक है। इन्होंने दिया स्पेशल थ्योरी, है ना, स्पेशल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी। बोला कि अपने वर्क द टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम में, मतलब 3 बुक हो गया जो याद करना है, एक पार्टी पार्टी सिस्टम, दूसरा तुम्हारा डेमोक्रेटिक थ्योरी, और तीसरा हो गया टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम। इस बुक में सॉर्सरी जो सॉर्थरी है, वो बोलते हैं कि पार्टी का जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो टैप होती है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन होता है, वो 3 तरह का होता है। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द पार्टीज, ठीक है। स्पेशल थ्योरी, ठीक है। द टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम, सॉर्थोरी, सॉर्थोरी बोलते हैं 3 तरह के पार्टी है, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द पार्टीज, ठीक है।
3 तरह का पार्टी होती है। फिर क्या बोल रहे भाई, फिर उन्होंने बोला कि मल्टी पार्टी सिस्टम इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ रेफरेंस वेस्टर्न यूरोप टू ग्राउंड। बोले वेस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है टू ग्राउंड के बेस पे। ठीक है, एक मिनट को तो वो थोड़ी बोलते हैं, एक चीज मुझे देखना है, एक मिनट रुक जाओ। हम आज डिपेंडेंसी थ्योरी को छोटा कर दिए, बहुत ज्यादा बड़ा था इस वजह से इसको छोटा करके लाए, लेकिन इसमें हम लोग कुछ हमें वो चीज रखे थोड़ी देख रहे, ये नहीं यहाँ होगा, छूट गया है ये कहाँ गया, डिलीट कर दिए क्या हुआ, यहाँ पर भी नहीं। दीदी बोल रहे ना कि बिहार वाला फॉर्म आने वाला है उसका, बीपीएससी टीआरई फॉर स्कूल हाँ टीचर का। हाँ तो उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा, प्रिपरेशन करवा हाँ, अच्छा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुषमा। तो बिहार में हो जाएगा तो बिहार ट्रांसफर हो जाओगी क्या? नहीं, दे देंगे एग्जाम, क्योंकि देख रहे हैं ना इस गवर्नमेंट का हमको भरोसा नहीं लगता है, लटका लटका के अभी तक है, लेट हाँ कर रही है ना बहुत। तो सोचे कि ठीक है फॉर्म आएगा भरेंगे, क्या है हाँ भर उसमें। दो और क्या। हाँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो सेट बोल रहे हैं, वहाँ का जो टेट एग्जाम था 11 12 का, वो तो मेरा क्वालिफाई है ही, हाँ, तो और इसीलिए वहां पे सैलरी देता है तुम्हारा प्रोफेसर का बहुत इतना, ज्यादा। इंडिया में जितना, हाँ, इंडिया बोले वेस्ट बंगाल में जितना प्रोफेसर का सैलरी है वहां पे 11 12 का टीचर का सैलरी क्योंकि रहता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पे कमीशन नहीं, वहाँ पे 8 पे हाँ कमीशन 8 पे चल रहा कमीशन है, चलता है हाँ। यहाँ 7 अभी लागू हुआ है। वही बोल रहे हैं झारखंड, कि झारखंड और तुम्हारा बिहार में 8 पे कमीशन चलता है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ अभी 7 को लागू किया, सोचिए। अभी हाँ और डीए भी कम है यहाँ पे, वहाँ हाँ पे 25% है, और हाँ प्रोफेसर लोग का तो वहाँ पे 55% डीए है, हाँ। यहाँ पे 22% में ही जिसका अटका हुआ बिहार में है। या झारखंड में प्रोफेसर का जॉब हो गया समझो उसका लाइफ बन गया, बोलो क्यों, सैलरी हाँ, बहुत देता है, मतलब यहाँ झारखंड सैलरी। में जो 12 11 12 का टीचर उसको 70 80 हजार रुपया देता है। हाँ हाँ, तो टीचर लोग को तो यहाँ पे नीड बेस्ड प्रोफेसर का अगर तुम्हारा जॉब लग जाएगा ना तो तुम्हारा 90 हजार सैलरी है नीड बेस का। और सोच लो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आदमी यहाँ पे बन जाता है तो कितना सैलरी होगा, लाख रुपया पार कर जाएगा, वही तो। या झारखंड में या बिहार में। यहाँ पे नीड बेस्ड तो प्रोफेसर का हमेशा वैकेंसी निकलता है तो देखोगे। तो हम तो भरे भी थे बहुत बार, मेरा कितने बार नहीं आया, तो मतलब गलत उलत कुछ हो जाता होगा इस वजह से नहीं आया होगा। तो नीड बेस्ड प्रोफेसर का सैलरी जब 90 हजार रखा है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा ये जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, हमको तो लगता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए से तो कम होगा नहीं। अब वही हाँ, आराम से। जब हम लोग ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमको आशीष सर बोले थे ये बात कि हम लोग का सैलरी 50 हजार 55 हजार उस टाइम सर का था। और उस टाइम झारखंड में जो प्रोफेसर लोग जो था सर लोग का बराबर उन लोग का 80 90 था, कि लाख रुपया बोले, लाख रुपया ठीक गया था। तो सोचिए, तो सर बोले थे कि यहाँ पे वही पे स्केल हाँ कम है ना, हाँ इसलिए हाँ, तो सर बोल रहे वो थे पे कि कमीशन लागू नहीं किया। ममता को लगता है कि हम लोग पढ़ाते नहीं, इस वजह से हम लोग सैलरी कम रखी है, तो यहाँ पे ये बात नहीं है, तो पे कमीशन का बात रहता है। सेंटर का बराबर सैलरी देता है यहाँ बिहार और झारखंड में। हाँ, वहाँ पे। हम्म। तो सेंट्रल वाला जॉब में तो तुम्हारा रहता है कि इधर उधर जाना रहता है तो सैलरी ज्यादा रहता है। जैसे जैसे कि मेरे नौसे भाई लोग का सेंटर वाला चलता है 8 पे कमीशन चलता है, क्योंकि सेंटर का जॉब है। सेंटर रेलवे वगैरह में 8 पे चलेगा तुम्हारा, लेकिन स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना पे लगाएगा। अब जैसे कि वेस्ट बंगाल में पे कम है, 7 पे, अभी यहाँ 7 पे था, पहले 6 पे था हाँ, पहले और कम था। और ये तब से तुम्हारा 8 पे चल रही है यहाँ पे, सोच लो, तो 2 गुना। यहाँ पे कब से वही 6 to 7, कब हाँ से हाँ हाँ बढ़ाई नहीं। हाँ, बढ़ा नहीं रही थी। वही तो तो वही तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम पढ़ाओगी तो तुमको यहाँ पे तुमको 60 70 दे देता है, 40 दे देता है, 50 दे देता है, ऐसे करके। यूनिवर्सिटी में तो 40 70 दे देगा प्राइवेट में, और अगर तुम कॉलेज में पढ़ाओगी तो 40 50 देगा। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट में भी पढ़ाओगे तो बहुत बहुत सैलरी देता है। खाली वेस्ट बंगाल में ही पैसा का मामला में बहुत ही है। हम मेरे मेरे एक सीनियर था विजय, ठीक है, तो उसका ना जॉब लगा है,
उसका नेट निकला और उसी टाइम CSC निकला था, तो उसका फौरन हो गया। तो हम उससे एक बार उससे पूछे कि ते बताना कितना तेरे को सैलरी मिलता है, तो वो बोला मेरे को 45,000 मिलता है। हम एकदम चौंक गए कि स्टार्टिंग में 45 तो वो मिलता है। बोला ना कि नहीं, तो बोला ना कि जिसका PhD कंप्लीट है, ठीक है, या जिसका PhD कंप्लीट या जो PhD कर रहा, उसको मिलता है तुम्हारा ये 55,000। तो उसका PhD नहीं से उसको 45,000 रुपये मिलता है, वो हो गया। हम लोग के स्कूल में कोई इमरान सर थे, तो उनका भी निकला था CSC। तो सर का बहुत हल्ला हुआ था, तो हम सर से पूछे थे कि सर हम एक दिन कॉल फिर किए, तो हमने सर कॉलेज में, आप कौन कॉलेज में आपका हुआ? तो फिर हम कॉलेज नहीं गए। तो हमने क्यों बोले, क्योंकि हमको यहाँ हाजी कदम स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पे सर को 45,000 रुपया मिलता है, और प्रोफेसर है 47,000 उनको मिल रहा था। तो वो बोली हम 2,000 रुपया ले क्यों जाए कॉलेज, है ना। यहाँ पे मेरा हम पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, पढ़ाना पढ़ाओ नहीं पढ़ाना, मस्त लाइफ है अपना। वो लोग पढ़ा क्लास भी नहीं किए, अपना दिन रात सो के है ये करके, है ना। मैं कॉलेज में जाएंगे तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, इस वजह से हम अपना स्कूल में ही रहेंगे। वो नहीं गए, 2,000 का चलते बोले हम नहीं जाएंगे, बोले वहां मेरा बर्डन बढ़ जाएगा ज्यादा। सोचो, नहीं तो ऐसे तुम्हारा तो है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। देखना, और भी अगर कोई प्रिपरेशन करेगी तो बोलना, अच्छा रहेगा, साथ में करवा दूंगी, है ना, हम बोले हैं, है ना। और ऐसे तो कराएंगे ही, ठीक है। बोल के रखे हैं। हाँ ठीक। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि शॉर्टरी जो है ये वेस्टर्न कंट्री का रेफरेंस देके बोलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम दो तरह का है। जब आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, है ना। पोलराइज प्लूरिस्टिक सिस्टम, टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर लिटिल पार्टीज। बोले कि जो प्लोराइज टाइप का पार्टी होता है ना, यहाँ पे दो टाइप का पार्टीज होगा और छोटा छोटा भी पार्टीज होगा, ठीक है। इनस्टेबल गवर्नमेंट एंड नो म्यूचुअल एग्रीमेंट। बोले इनस्टेबल गवर्नमेंट होगा, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टी फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट बाद में। बोले जहाँ पे पोलराइज पोलिटिक सिस्टम होगा ना, वहाँ पे पहले पार्टी को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट को बाद में। कोई आइडियोलॉजिकल फैंटेसिज्म जैसा भी हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी को भी चला सकता है कि बस यही आइडियोलॉजी को मानना है। मॉडर्न प्लूरिस्टिक सिस्टम में क्या होगा, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज होगा। देखो ये जो जहां पर पहला आ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है ना, पहला टाइप प्लोराइज जो है वो नेगेटिव, बोला दो पार्टी होगा, छोटा छोटा पार्टी होगा, ठीक है। अब बोला गवर्नमेंट में स्टेबल होगा, और पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा ना कि पब्लिक इंटरेस्ट को। मेनी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होता है, मतलब इसका अपोजिट सारा चीज है। पब्लिक इंटरेस्ट पहले ध्यान दिया जाता है ना कि पार्टी, है ना। यहाँ पे आइडियोलॉजी वगैरह नहीं होता है। व्यू चैप्टर टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर लिटिल पार्टीज। बोला कि टू पार्टीज भी होगा, लिटिल पार्टीज भी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई स्टेबल टाइप का गवर्नमेंट होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ये पोलराइज प्लूरिस्टिक सिस्टम है, ये मॉडर्न प्लूरिस्टिक सिस्टम है। किसने दिया है, सॉर्थेरी ने दिया है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे, एक बार रिवीजन करते चलेंगे। तुम्हारा मार्केट वर्कर्स चार देते हैं, सेल, ब्रांच, कक्कस, कक्कस स्मॉल, ब्रांच बड़ा, और सेल तुम्हारा कम्युनिस्ट, और एक आर क्या था तुम्हारा लास्ट में, मिलिटिया, मिलिशिया। मिलिशिया मिलिशिया। जो है मिलिट्री हो गया। फिर दो बोला तो दो इन्होंने बोला कैडरेट, और एक आर क्या था, कैडर के बाद मास, ठीक है। सॉर्थेरी दो तरह का बोलते हैं, पोलराइज और पोलराइज बोलते हैं, और दूसरा क्या था पोलराइज के बाद, मैं भी मॉडर्न। मॉडर्न, हाँ, प्लूराइज एंड मॉडर्न, ठीक है। आ जाओ, ला पुलम्बरा और रॉबर्ट विनर क्या बोलते हैं, देखते हैं। विनर और ला पुलम्बरा जो है, इन्होंने एक बुक लगी, बुक एग्जाम में आया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें ये बात करते हैं कि दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती है कॉम्पिटिटिव सिस्टम में। एक होता है टर्न ओवर हेजेमेनिक, एक होता है आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, ठीक है, याद रखना। कि रॉबिन ला प्लम्बरा, रॉबिन विनर जो है ये बुक लिखते हैं, एक बुक का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज दो तरह की होती है ना। दोनों में ही कॉम्पिटेटिव होता है, एक होता है टर्न ओवर हेजेमिनिक और एक होता है आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिक, ठीक है। गैबर्ड एल्मर्ड, अच्छा ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। गैबर्ड एल्मर गैब्रियल एल्मर्ड ने एक बुक लिखा था, द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एरिया। याद करते चलो भाई, है ना। द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एरिया, ऑथोरिटेरियन सिस्टम एक टाइप बताया।
बोले ये यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, हम बताए थे टाइट कंट्रोल होगा पब्लिक पे, है ना। नॉर्थ कोरिया, चाहे नॉर्थ कोरिया को नहीं बोलेंगे, नॉर्थ कोरिया तो तुम्हारा डिक्टेटर होगा। बुक में हालांकि नॉर्थ कोरिया भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो देखो भाई, नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगी। बोलो कैसे, नॉर्थ कोरिया डिक्टेट जो टोटलिटेरियन, ये बड़ा वर्ड है ना, बड़ा वर्ड है, तो इसके अंदर टोटलिटेरियन भी आएगी, तो इसलिए इसको टोटलिटेरियन ग्रुप में भी रखा गया है। डोमिनेट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, बोले ये ऐसा पार्टी होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, ठीक है ना। वन पार्टी डोमिनेशन ओवर टाइम होगा। बताओ तो इसका एग्जांपल जल्दी से बता सकती हो, इंडिया में इसका एग्जांपल बताओ। बोला कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट तो नहीं रहेगी, लेकिन वन पार्टी डोमिनेशन रहेगा। कांग्रेस कांग्रेस 1947 से लेके 1967 और 70 स्टेट में आया था यहाँ पर, और सेंटर में आया था 77 तक, 1977 तक का। तब तक का कांग्रेस जो था पार्टी डोमिनेशन था, ठीक है। कोई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन वन डोमिनेशन पार्टी। अब बोलेगी कि आप दो क्या, पहला बार जब कांग्रेस हारा था तो वो स्टेट इलेक्शन कुछ कुछ स्टेट में हारा था वो 1967 में। फिर 1977 में वो सेंटर से हारा था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नया आया था, तो इसलिए वहां से बोला जाता है, दोनों दोनों को ही बोला जाता है। जापान में एलडीपी और साउथ अफ्रीका में एएनसी, ठीक है ना। ये लोग जो है तुम्हारा डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम है, मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप, वन पार्टी डेमोक्रेटिक ओवर टाइम, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक है लेकिन एक पार्टी का डोमिनेशन है। ऑथोरिटेरियन रिजिम का मतलब क्या, कोई भी कंपटीशन नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा पॉलिटिक्स के ऊपर। दूसरा हो गया डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी, है ना। कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम, टू मेजर पार्टी जो है आपस में कम्पीट करेगी, जैसे यूएसए और यूके में है ना। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी, लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी। कॉम्पिटेटिव होगा मल्टी पार्टी सिस्टम में। याद करना बहुत इजी, चलो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। गैब्रियल एल्मंड कितने तरह के पार्टी के बारे में बात बोले हैं, 4। कौन कौन सा, ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक बोल रही हूँ ना मैं, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दूसरा है नॉन ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी, 2 नंबर। तीसरा है तुम्हारा, क्या नाम बताओ जल्दी से, ये तुमको मिलेगा चाइना में, ये तुमको मिलेगा नॉन ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में। प्री 1977 या 1967 से पहले इंडिया में कांग्रेस था, है ना। इंडिया में कांग्रेस था, आईएनसी इसका एग्जांपल, कि पार्टी तो रहेगा और लेकिन वन पार्टी का डोमिनेशन चलेगा। दूसरा बताओ, 4 बताए इन्होंने। कॉम्पिटेटिव होगा टू पार्टी सिस्टम में, है ना, गैब्रियल में 4। कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम में कॉम्पिटेटिव होगा। फिर आ गया 4 नंबर, मल्टी पार्टी सिस्टम। तुम देख रहे हो, सबसे नेगेटिव ऊपर, थोड़ा नेगेटिव, फिर थोड़ा नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव, है ना। किसने दिया है भाई ये, तो गैब्रियल एल्मंड ने दिया। कौन सा बुक में दिया है, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एरिया, ठीक है। अभी मैं पूछूंगी भी। एलन आर बॉल, कभी बुक में आया नहीं है, लेकिन बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज आया हुआ है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज जो है एलन आर बॉल का है। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने 7 टाइप का पार्टीज बोला है। पूरा नहीं याद भी करोगे कोई बात नहीं, इससे भी आया भी नहीं। अनक्लियर टू पार्टी सिस्टम, क्लियर टू पार्टी सिस्टम, वर्किंग मल्टी सिस्टम, अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम, इफेक्टिव पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टोटलिटेरियन पार्टी सिस्टम। देखो, एलान आर बिल का बैल का पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन जैसे तुम्हारा मॉर्कट वर्कर हम लोग पढ़े, वो याद करना तुमको। गैबर्ड एल्मर का याद करना है, क्योंकि वो सब गैबर्ड एल्मर को तो एग्जाम में आया भी है कि इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया था, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। जेन ब्लॉन्डल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बुक में आया हुआ है, खाली यही आया पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मैचिंग में आया था। ए जेन्युइन केस ऑफ डिसकंटेंट, ठीक है। ये बोलते 5 टाइप की पार्टी है, वन पार्टी, टू पार्टी, 2.5 पार्टी, वन डोमिनेशन, और इवन मल्टी पार्टी, इवन मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कैचल पार्टी, बहुत बहुत बार का, 2-3 बार तो आया है। कैचल पार्टी को क्वाइन किसने किया था, याद कर लो, ऑटो कैचमायर ने, एक जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे 1960s में। ये पार्टी सिक टू वोटर फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी रादर देन द फोकस स्पेसिफिक। बोले जो कैचुअल पार्टी है ना, वो सबको पकड़ के चलती है, मतलब
इंडिया में इसका एग्जांपल तुम ले सकती हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे वो जात पात नहीं करती है, वो बोलती है कि सब आओ मेरे, हम सबसे हमको वोट चाहिए, वो सारे पब्लिक को पकड़ के चल रही है। तो ऑटो कचमायर जो है उन्होंने एक टर्म यूज किया था कैचुअल पार्टी। कैचुअल पार्टी का मतलब है कि जो सारे सोसाइटी को लेके चले, सोसाइटी के सारे सेक्शन को लेके चले, जैसे बीजेपी। बीजेपी कैचुअल पार्टी में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम्स को लेके नहीं चलती है ना, तो वो कैचुअल नहीं हुई। कैचुअल वही हुई जो सारे सेक्शन को भले वो लेके ना चले, लेकिन वो बोले कि मेरा आइडियोलॉजी है कि हम लेके चलते हैं, ठीक है। बिग टेंट थ्योरी। ऑटो कैचमायर जो है ऑटो कैचमायर जो है यूएस रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को बोलते हैं, मतलब वो एग्जांपल देते हैं कि जो यूएस की रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो बिल्कुल कैचुअल पार्टी है की थ्योरी है ना। सिगमेंट सिगमेंट न्यूमन कल भी बताया था ना, सिगमेंट उसका तो ये बताया था, ठीक है। इन्होंने बोला दो तरह का पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज और इंटीग्रेटिव पार्टीज। ये इन्होंने बोला भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल का लाइफ लाइन है, ठीक है। मुझे एक बार बता दो, मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, तुम लोगों को देखने की इतना याद है। गैबर्ड एलमंड का पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बताओ मुझे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, हाँ, नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, हाँ, और बोलो। डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट, कंपैरेटिव पार्टी सिस्टम, हाँ, कम्पिटिटिव टू पार्टी और कम्पिटिटिव मल्टी पार्टी, कॉम्पिटिटिव है टू ना। पार्टी, ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटिटिव टू पार्टी कॉम्पिटिटिव सिस्टम, मल्टी हाँ, पार्टी सिस्टम। कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आर्यन ब्रांड का तो मैं बोली कि ऐसे ऊपर से पढ़ लेना। ब्रांड का वन, जॉन ब्रेंडल का है 1 2 और 2.5। फिर वन पार्टी डोमिनेशन इवेंट पार्टी। कैचुअल पार्टी किसने दिया? कैचुअल पार्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑटो कैशमेल, उसका मतलब क्या है कैचुअल का मतलब? ऑल पार्ट्स ऑफ द पार्टी को करने सोसाइटी के, वाले उसको हाँ, लेके सोसाइटी के सभी सेक्शन को लेके चलना है ना, सोसाइटी के सभी सेक्शन को लेकर चलना, ठीक है। बोला कर्ज एंड मायर। कर्ज एंड मायर क्या बोलते हैं? कर्ज एंड मायर जो है एक बुक लिखते हैं, चेंजिंग मॉडल्स ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी डेमोक्रेसी, द इमरजेंस ऑफ द सेंट्रल पार्टी 1955। कर्ज एंड मायर जो है कॉन्सेप्ट देते हैं सेंट्रल पार्टी के बारे में, वो सॉरी कार्टर पार्टी के बारे में, बोलते हैं कि 4 टाइप की पॉलिटिक्स होती है ना। कर्ज एंड मायर जो है इन्होंने कॉइन किया था कार्टेल पार्टी। कार्टेल पार्टी कॉइन की थी, अभी हम लोग पढ़े ना कि कैचुअल पार्टी को कॉइन किसने किया था, है ना। तो तुम्हारा ये क्या नाम है, ऑटो मायर। तो उसी से अगर ऑटो तू, हाँ, कैशमेल। उसी से तुमसे पूछेगा कि कार्टेल पार्टी को किसने कॉइन किया था, तो कर्ज एंड मायर ने, है ना, कर्ज एंड मायर। इन्होंने जो 4 टैब बताया तो देख लो भाई, बिल्कुल मॉर्कर डोअर्कर का जैसा पार्टी, कैडर पार्टी, मास पार्टी, कैचुअल पार्टी और कैटल कैटल पार्टी। कैडर पार्टी, मास पार्टी डुअर्कर बोल चुका है, कैचुअल पार्टी ऑटो कचमार बोल सका है। तो कर्ज एंड माइन ने न्यू वर्ड कौन सा यूज किया? तो कार्टेल पार्टी, ठीक है। आप देखते हैं, कैडर पार्टी होता है इलीट ग्रुप और मास पार्टी होता है लार्ज ग्रुप। कैचुअल पार्टी जो सबको लेके चलता है, लेकिन कैटल पार्टी कौन है? रिलाई ऑन द स्टेट फंडिंग एक्सेस, वीक आइडियोलॉजी रूट्स एंड पार्टी कोऑपरेशन इंक्रीज। बोले जो कि स्टेट के फंडिंग और एक्सिस पे ही डिपेंड करता है ना। इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं होगा, ये पार्टी अपनी इन कॉपरेशन को बढ़ाता है। बस ऐसे याद कर लो कि कट एंड मैंने 4 तरह का पार्टी दिया था, है ना, कैडर पार्टी, मास पार्टी, कैचल पार्टी और कार्टल। लेकिन उसमें उन्होंने जो कॉइन किया था उसका नाम है कैटल पार्टी। सरसरी ने क्या क्या दिया था? ज्वाइनी सरथरी ने प्री डोमिनेंट पार्टी बोला कांग्रेस को। एग्जाम में आया है क्या? प्री डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस को किसने बोला? तो सॉर्थरी ने। मॉरिस जॉन ने कांग्रेस को क्या बोला? वन पार्टी डोमिनेंट बोला। रजनी कथारी ने कांग्रेस सिस्टम बोला और नॉर्मन प्लम्बर ने कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला। मतलब कांग्रेस को कौन क्या क्या बोला, है ना। फिर डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जैनी ने बोला, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम मॉरिस जॉन ने बोला, रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम बोला और नॉर्मन प्लम्बर ने बोला ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं पूछूंगी भी।
ये मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, ठीक है। हमको भी पता है इस टाइम पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा नींद लगता, बहुत नींद, बीच बीच में दम। रमजान में कौन सा टाइम रहेगा सुबह? वही तो तुम लोग बताओ किस टाइम में करोगे क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बोलते भी थे अल्लाह मेरा पास कब आएगा टाइम, कि मेरे पास जब काम नहीं रहेगा उतना, तो अभी मेरा इतना काम नहीं रहता है, घर में मेरे ज्यादा रहता था काम। अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, दो आदमी में भी फिर भी काम रहबे करता है, कपड़ा धो, झाड़ू लगाओ, पोछा। कल मैं अपने घर जा रही तो कल मुझे बहुत काम रहेगा, बहुत, क्योंकि घर जाती तो बहुत गंदा रहता है, कारखाना बगल में है तो पूरा काला कल काला। क्लास होगा दीदी? परसों कल के बदली करा देंगे, तुम लोग कोई प्रॉब्लम है अगर हम परसों क्लास करा देंगे तो कल के बदली? नहीं नहीं, कल तो संडे भी है। नहीं, हम तो ऐसे मंडे छुट्टी रखे थे तुम कल लोग हम का, लोग का थोड़ा फास्टिंग भी रहेगा ऐसे तो। है ना। मेरी अम्मी लोग तो जब हम जिस दिन जाते हैं ना कॉल करेगी ना, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम दम नहीं बात करेंगे, अभी एक जरा टाइम नहीं है मेरा। हालांकि कपड़ा उपड़ा धोने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो वाला मशीन है वो सूख के निकल जाने वाला, कैसे कपड़ा डाले अपने सूखा सूख साख के निकल गया। लेकिन घर ही साफ करते करते मेरा हालत खराब हो जाता है, चादर धो जाके सब। मेरा मेरा ना मेरा दो बाथरूम है, एक वेस्टर्न बाथरूम है, एक वो इंडियन बाथरूम है। और ना नया नया टाइल्स लगा हुआ, तुम देखोगी ना लगेगा कि नहीं नया लगा हुआ है। इतना मोटा मोटा मैला बैठा हुआ है, क्योंकि बगल में ही तुम्हारा कारखाना है। इतना गंदा लगेगा ना, लगेगा कोई जमाना का टाइल्स लगा हुआ है। और दीवार वाला टाइल्स तुमको ठीक लगेगा नया, लेकिन जमीन वाला लगेगा इतना मोटा मोटा मैला। हम इतना छुड़ाए लेकिन नहीं छूटा। और उसी तरह व्हाइट टाइल्स एकदम काला काला हो गया, दाग दाग। और यहाँ देखो, यहाँ फ्लाइट में गर्दा वर्दा नहीं आता है, तो अच्छा लगता है, सब सामान मेरा सलामत है। और मुझे इसलिए वहां जाने पड़ता है, क्योंकि बहुत दिन तक छोड़ देंगे ना एकदम टाइल्स गंदा हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। फिर बोला देखो यहाँ पे अभी आ गया ना, यहाँ तक खत्म हो गया ना, जो भी थिंकर वगैरह था खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में एरिया के बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है नेशनल पार्टीज, एक होता है स्टेट या रीजनल पार्टीज। इसके अंदर और भी छोटा छोटा ऐसे पार्टी उठी आएगा, ठीक है। लेकिन हम पहले तुमको नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, स्टेट पार्टी आज ये वाला मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये मैं हटा रही हूँ, सॉरी ये हटा रही हूँ, है। ये मैं जब स्टेट पार्टी का पूरा पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, ये हटा रहे। जो थिंकर था, जो पॉलिटिकल पार्टी था, खत्म हो गया। इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी वो बाद में पढ़ेंगे। आज जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी कल पढ़ा दिए थे, है ना। ये भी हो गया था। ये पीडीएफ में बंद कर रही हूँ, ये पीडीएफ में बंद कर रही हूँ, ठीक है। लीव डिपेंडेंसी में आती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को बताओ। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम लोग थोड़ा बता देना, ठीक है ना, किसी को भी नहीं ना, ठीक है आ जाओ। नहीं, एक बार मुझे तुम लोग बता ही दो तभी मैं पूछती हूँ। मुझे बताओ कि मर्कोडोर्कस ने कितनी तरह का ऑर्गेनाइजेशन के बेस में पार्टी का नाम बताया है। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कितना पार्टी बोला डोवार्कर ने? 4 टाइप, 4 पार्टी। फोर पार्टी। और ऐसे उन्होंने कितने पार्टी को ये किया है कैटेगराइज? 2 टाइप, 2 टू टाइप, पार्टीज। ठीक है। मुझे बताओ कि गैब्रियल एल्मंड ने कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मेंशन किया है? बोलो। 4 टाइप्स। फोर टाइप्स, ठीक है। फोर टाइप्स में कौन कौन सा टाइप है बता दो मुझे एक बार। ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, हाँ डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, हाँ 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 हाँ। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव 2 पार्टी सिस्टम, हाँ, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी मल्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम, सही बोली, ठीक है ना। अच्छा ये मुझे बताओ, द डॉट थीम विल बी नेबल, हाँ। अब मुझे ये बताओ कि कैचुअल पार्टी को किसने क्वाइन किया था? और कार्टेल पार्टी को किसने क्वाइन किया था? कार्टेल पार्टी को बोलो। नहीं, हाँ काचरमाई, सही बोली, काचरमाई सही बोली। हाँ सही बोली बिल्कुल। वैसे इन्होंने काचरमाई ने चार तरह का पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात किया है ना, लेकिन उस पार्टी में इन्होंने, हाँ हाँ, कार्डेड मास कैचल और कार्टेल, है ना। कार्टेल को कज एंड माइंड ने किया था, ठीक है। मुझे बताओ कांग्रेस को प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम किसने कहा? कांग्रेस को प्री डोमिनेंट,
जियोनी सार्थुरी ने, है ना। मुझे बताओ कि कांग्रेस को वन डोमिनेशन पार्टी सिस्टम किसने बोला? मॉरिस जॉन्स। कांग्रेस सिस्टम किसने बोला कांग्रेस को? रजनी कोठारी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसने बोला कांग्रेस को? नॉर्मन पल्मर। अच्छे चेंजिंग मॉडल ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी डेमोक्रेसी, ये बुक किसकी है? कजन मायर की बुक है, ठीक है ना, कजन मायर की, ठीक है ना। हाँ, मुझे बताओ जॉन ब्लैंडल ने कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टी दी है? 5 टाइप। कौन कौन सा? 1 party system, 2 party system, 2.5 party system, 1 party dominance और मल्टी इवन मल्टी पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज बुक किसका है? एलन ब्लैंडल का। जेन ब्लैंडल का। मुझे बताओ ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज किसका है? जब इसमें ब्रिटिश लगा दे। एलन आर बॉल का, हाँ बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट तो सारा हो गया। एक चीज और बता दो, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरिया बुक किसका है? द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरिया। गैब्रियल आलमंड, बिल्कुल सही बोली। चलो अब डिपेंडेंसी में स्टार्ट करती। बोला कि डिपेंडेंसी थ्योरी इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन व्हाई पुअर डेवलपिंग कंट्रीज रिमाइन अंडर डेवलप वेल रिचर डेवलप कंट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो। आ जाओ, बहुत शॉर्ट में लाइन। डिपेंडेंसी थ्योरी बोला कि एक पॉलिटिकल थ्योरी और इकोनॉमिक थ्योरी है। ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों गरीब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्यों अंडर डेवलप रह गई, जबकि डेवलप कंट्री जो है वो आगे क्यों बढ़ गई। ठीक है, क्यों वर्ल्ड को दो पार्ट में बांटा गया, कोर कंट्री और पेरीफेरी कंट्री। कोर कंट्री वो होती है जो वेल्दी इंडस्ट्रियलाइज नेशन होती है, और पेरीफेरी वो होती है जो पुअर और लेस डेवलपमेंट नेशन होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोर कंट्री एक्सप्लॉइट रिसोर्स एंड लेबर ऑफ पेरीफेरी कंट्री। ये थ्योरी बोल रही है कि जो कोर कंट्री है वो क्या कर रही है, जो पेरीफेरी कंट्री के लेबर होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। और इस तरह से जब एक्सप्लॉइट करती है तो डिपेंडेंसी का रिलेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे पुअर कंट्री जो है वो रिलाई करती है रिच कंट्री के ऊपर ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और इस तरह से डिपेंडेंसी आ जाता है। तो इससे रिजल्ट क्या हो जाता है कि अंडर डेवलप इज नॉट ए स्टेज बिफोर डेवलपमेंट बट कंडीशन क्रिएट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। बोला कि जब इस तरह का सिस्टम हो रहा तो क्या हो रहा कि अंडर डेवलप जो रहता है वो पहले से भी अंडर डेवलप है, अभी भी अंडर डेवलप है, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि एक कंडीशन आ जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है ना, अभी यहाँ पे बता रहे। तो इनका क्या नाम है, अच्छा मैं ये वाला डिलीट कर दी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी, हाँ नहीं यहाँ, ठीक है। तो ये बोल रहे मतलब कि पेरीफेरी कंट्री जो है वो अक्सर क्या करती है, कोर कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है, पुअर नेशन। क्योंकि कैसे एक्सप्लॉइट करती है, देखो यहाँ तक तो ये थ्योरी लिखा हुआ पूरा, ये पूरा कहानी लिखा हुआ है कि डिपेंडेंसी थ्योरी एक पॉलिटिकल थ्योरी है। वो इस बात को पूछती है कि क्यों, मतलब इस थ्योरी में ये बोल रही है, इस थ्योरी में इस बात को एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों गरीब कंट्री जो है वो गरीब रह गई, अंडर डेवलप रह गई, और क्यों रिच कंट्री जो है वो बढ़ते गई, क्यों वर्ल्ड दो ऑर्डर में बढ़ गया, कोर कंट्री और पेरीफेरी कंट्री में, है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो कोर कंट्री है ना वो एक्सप्लॉइट करती है पेरीफेरी कंट्री को लेबर से, रिसोर्सेज से, इस तरह से, और इस तरह वर्ल्ड में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है जिसको बोला जाता है डिपेंडेंसी, जहाँ पे पुअर कंट्री जो है वो रिलाई करती है रिच कंट्री के ऊपर, जहाँ पे पुअर कंट्री रिलाई करती है रिच कंट्री के ऊपर ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बोला कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे करता है, तो बोला कि पेरीफेरी कंट्रीज जो है वो अक्सर क्या करती है, कोर कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है। कैसे करती है, पुअर नेशन जो है ना वो प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल, चीप लेबर और मार्केट फॉर ऑब्स्टेकल टेक्नोलॉजी विल वेल्दी नेशन बेनिफिट फ्रॉम दिस रिसोर्स। बोला कि पेरीफेरी कंट्री जो है ना वो हमेशा कोर कंट्री को क्या करती है, पेरीफेरी कंट्री जो है ना अक्सर एक्सप्लॉइट होती है, पेरीफेरी कंट्री अक्सर एक्सप्लॉइट होती है कोर कंट्री से,
पुअर कंट्री क्या करती है, जो भी उसका रॉ मटेरियल्स चीप लेबर है वो दे देती है किसको, किसको दे देती है, पुअर कंट्री को, है ना। तो इससे क्या होता है, वेल्दी नेशन जो है वो बेनिफिट उठा लेती है इस रिसोर्स से। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस, it explain the process of exploitation of natural resources of the third world by the advanced nation through the MNC and other means। बोले कि ये जो एक्सप्लोइटेशन का प्रोसेस है ना वो कैसे स्टार्ट हुआ, एमएनसी या दूसरे मीन्स के थ्रू। एडवांस नेशन ने क्या किया, ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया है ना, ये एमएनसी के थ्रू और दूसरे मीन्स के थ्रू इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लोइटेशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया है थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद करने का। बोला कि ये जो प्रोसेस है ये दूसरे मीन्स, मतलब यहाँ पे बता रहे मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना एक्सप्लोइटेशन का, एडवांस नेशन ने एमएनसी और दूसरे मीन्स के थ्रू थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एमएनसी के थ्रू कैसे, जब तुम्हारा एमएनसी इंडिया में आई, का नाम है डोमिनो, केएफसी एमएनसी है, आईबीएम एमएनसी है, तो ये जाके जब दूसरी कंट्री में स्टैब्लिश होती है तो वो कंट्री उस पर डिपेंड हो जाती है ना। तो वहां से लेबर वगैरह तो सस्ता सस्ता ले लेती है ना, रॉ मटेरियल्स का। केएफसी जो है तुम्हारा, तो क्या वो केएफसी बनाती है तो क्या वो बाहर से मंगाती है, अपना हर चीज बनाती है तो ये नाम लेती है। तो बोले यहाँ पे तो ये अपना आके पैसा पूरा कमा रहा है, लेकिन यही अगर हम लोग जाएंगे बाहर कंट्री से, केएफसी कहाँ का है तुम्हारा, सुनते इजराइल का है ना, आई थिंक, कहाँ का है केएफसी बताओ तो कौन सा। हम्म, तो इजराइल का है। तो अगर हम लोग तो, इंडिया ने तो इनको दिया कि ठीक है आप आके हमारे कंट्री में अपना बिजनेस कीजिए, है ना, केएफसी चलाइए, ठीक है ना, चल रहा, तो पैसा खूब कमा रहा, लेबर लेके रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे वही इजराइल, तो हर चीज पे हाई दाम में हम लोगों को देता है ना। तो हम लोग अगर बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कीजिए या लोन पैसा दीजिए, तो उसमें बहुत ज्यादा ही होगा। तो हम लोग को एक्सप्लोइटेशन कर रहा, किसके थ्रू, एमएनसी के थ्रू, ये दूसरे मीन्स के थ्रू, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ तक समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है ना, कि वो जानना चाह वो बताती है कि क्यों जो है पुअर कंट्री गरीब रह गई है और क्यों डेवलप कंट्री आगे बढ़ गई है, और इसे वर्ल्ड में दो पार्ट में बढ़ गया है ना। तो बोला डिपेंडेंसी थ्योरी का जो ओरिजिन है, इसको किसने लाया था, दो थिंकर ने, पॉल ट्रेविस और हैंस सिंगर, इन दोनों ने ही लाया था, ठीक है। इन दोनों ने कैसे लाया था, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम, इन्होंने एक बुक लिखा था, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ लैटिन अमेरिका इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। पॉल पेब्रिस ने इस बुक को लिखा था, किसके लिए लिखा था देख लो, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, इनके लिए लिखा था। और ये जो रिपोर्ट लिखा ना, इस रिपोर्ट से ही डिपेंडेंसी का बर्थ प्लेस हुआ, ठीक है। इस रिपोर्ट से ही डिपेंडेंट, इसको लिखा था किसने, पॉल प्रेविस ने लिखा था, ठीक है ना। डिपेंडेंसी 1960 और 1970s में आई, सबसे पहले लातिन अमेरिका में आई। देखो लातिन अमेरिका के लिए ही लिखा गया था, इन्होंने बताया इसी में ही किस तरह से कंट्री जो है डिपेंड कर रही है। ये जो थ्योरी है ये मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करती है। क्यों क्रिटिसाइज करती है, डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज हुई है क्रिटिसाइज करने के लिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को, जो आर्ग्यू करती है कि ऑल कंट्री, तो जितने भी कंट्री है ना डेवलपिंग, वो तो फॉलो द सेम पार्ट टू वार्ड डेवलपमेंट। बोले जितनी भी कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज, उन्होंने तो डेवलपमेंट कंट्रीज के जैसा ही स्टेज को फॉलो किया, पाथ माने रास्ता, वही रास्ता को फॉलो किया, है ना। तो फिर क्यों ये डिपेंड है, फिर क्यों ये आगे नहीं बढ़े। अंडर डेवलप इज नॉट ए स्टेज, डिपेंडेंसी थ्योरी डिसएग्री आर्ग्यू करती है, आर्ग्यू करती है कि इट इज द रिजल्ट, बोले भाई अंडर डेवलपमेंट इज नॉट ए स्टेज, इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बोला कि आपने तो बोला कि मॉडर्नाइजेशन जिस रास्ते पे जा रही है, वेस्टर्न कंट्री जिस रास्ते पे जा रही है उस रास्ते पे जाओ, तो हमने तो चला, जब हमने चला तो मेरा रिजल्ट क्या निकला कि जो डेवलप कंट्रीज है वो एक्सप्लॉइट कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज का। इसके मेन थिंकर है प्रिबेस, सिंगर, पॉल ब्रांड, पॉल सूजी, सी फोर्टोजो, एफ एच कार्डोसो, गुनर मायडल, अंडर गुंडर फ्रैक, गिर वैन, बिल वैरेन, ये सब कौन है भाई, ये सारे इसके थिंकर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर है।
बोला लेकिन लीडिंग डिपेंडेंसी थ्योरी इस्लामिक वर्ल्ड के कौन है? इजिप्टियन इकोनॉमिस्ट समीर अमीन। समीर अमीन है। समीर अमीन जो है वो क्या है तुम्हारा, इस्लामिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और लीडिंग डेमोक्रेसी डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर है। ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी इन्फ्लुएंस किस किस थ्योरी से हुई है? मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी सुनो क्या बोलती है, आ जाओ। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो एक डोमेस्टिक थ्योरी है, और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो तुम्हारा इंटर्न आयर की थ्योरी हो जाएगी, और तुम देखोगे तो बोलो कैसे। ये पूरा वर्ल्ड के साथ कंपेरिजन कर रही है। ये क्या की है, गरीब कंट्री को वर्कर बोल दी है ना। एक मिनट जो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या किया है, देखो बोले कि जो गरीब कंट्री ना, जो पुअर कंट्री है ना, और तुम्हारा एडवांस कंट्री, तो बोले जो पुअर कंट्री है वो कौन है? पुअर कंट्री जो है वो तुम्हारा वर्कर हो जाएगा, अगर मार्क्सिस्ट के नजरिए से देंगे। जो एडवांस है वो कैपिटलिज्म। उसी तरह डोमेस्टिक्स में कार्ल मार्क्स क्या बोले कि वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिज्म। तो इसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुई है तुम्हारा डिपेंडेंसी थ्योरी। न्यू मार्क्सिस्ट भी वैसी है, न्यू क्लोनियलिज्म भी इसीलिए आई थी, क्लोनियलिज्म थ्योरी भी इसीलिए आई थी, लैनिस थ्योरी। ये सारे थ्योरी से डिपेंडेंसी थ्योरी इन्फ्लुएंस है। डिपेंडेंसी थ्योरी चैलेंज करती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाओ। कहीं पे डॉट है कुछ भी? डिपेंडेंसी थ्योरी किसके अगेंस्ट आया था? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अगेंस्ट आया था। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलता है कि वर्ल्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है? थ्री कैसे, दो पार्ट ना, थ्री में तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। हाँ, तो नाम बताओ वो दो का। ठीक है। अब सिंगर एक एक पढ़ेगा। सिंगर प्रेविस 33, इन्होंने सिंगर प्रेविस 33 दिया, क्या 33 दिया देखते हैं। बोला कि डेवलप बाय पॉल प्रेविस हैज सिंगर 1950 1960s में ये क्या करते हैं, prices of primary goods, raw materials, agriculture produce tend to fall relative to manufacturing good over time। बोला हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा प्राइमरी गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, जैसे तुम्हारे बिस्किट, तो बिस्किट बनाने के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल्स यूज होगा, या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका जो प्राइस है ना वो कम हो रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड जो बन के तैयार होती है, ठीक है ना, जो बन के तैयार हो रही है उसका दाम तो ठीक है, लेकिन जो बनाने के लिए चीज चाहिए, जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर चाहिए, वो उन सबों का दाम बहुत गिरा दिया है। ठीक है, मान लो कि यूएसए है, ठीक है, यूएसए को अपने घर में अपने कंट्री में कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो इंडिया से मांगेगा, तो इंडिया उसको सस्ता सस्ता दाम में दे देगा। अब यूएसए उसको बना लिया, बना के उसको बेचेगा इंडिया से महंगा दाम में। ठीक है, तो यहाँ वही बात बोली। बट दिस हार्ड डेवलपिंग कंट्रीज विच रिलाई ऑन प्राइमरी एक्सपोर्ट फॉर एक्सचेंज। बोला कि पॉल प्रिविस और सिंगर, प्रिविस या सिंगर क्या बोलते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो वो क्या कर उसको वो ना प्राइमरी एक्सपोर्ट, फॉरेन हर चीज एक्सपोर्ट करके मंगाती है। तुमको कल में पढ़ाई थी, मर्केंटलिज्म क्या बोलते हैं कि एक्सपो, एक मिनट, एक्सपोर्ट अच्छा चीज एक्सपोर्ट करना होता है बाहर को देना, तो यहाँ पे अलग बोल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही है, हर चीज के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड कर रही है। वो क्या कर रही है, हर चीज को एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन कंट्री से। ठीक है, जब तुम्हारा कोई चीज दूसरे कंट्री से बुलाते मंगाते हैं ना, तो उसमें हम बहुत पैसा खर्च होता है, टैक्स वगैरह लगता है, लाने में लगता है ना। तो अब चूंकि डेवलपिंग कंट्री इतना डेवलप नहीं हुई है, और इसको जो चीज का जरूरत पड़ा है तो किस पे डिपेंड कर रही है, तुम्हारा डेवलप कंट्री पे, है ना।
तो यहाँ पे वही बोला कि जो रिलाई कर रहा प्राइमरी एक्सपोर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, है ना, कि मतलब यहाँ पे क्या बोला मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। बोला कि प्राइवेसी यहाँ पे साफ साफ बोले कि जो डेवलप कंट्रीज है ना वो क्या करती है, हर चीज जो भी प्राइमरी गुड्स वगैरह होते हैं हर चीज को एक्सपोर्ट करके बुलाती है इंडिया में। क्यों? वो लोग महंगा कर देते हैं, यहाँ से ले जा, यहाँ का ही लेबर बनाएगा वो चीज, लेकिन जब इंडिया में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दाम और हाई कर देगा, ठीक है, और हाई कर देगा। ये चार्जर क्या बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इतना डिपेंड हो जाती है ना कि अपने हर प्राइमरी गुड्स को क्या करती है, बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट करके मंगाती है ना, हर एक चीज को एक्सपोर्ट करके मंगाती है। तो बोला इससे क्या होता है, टेन टू फॉल रिलेटिव मैन्युफैक्चरिंग गुड। बोला जो मैन्युफैक्चरिंग गुड बन के तैयार हुआ, जो चीज बन के तैयार हुई और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इसका दाम तो आता है लेकिन इसका दाम बढ़ जाता है। क्यों? ये लोग इंडिया से ही आके गेहूं लेके जाते हैं, गेहूं इंडिया से लेके गए, गेहूं लिए सस्ता दाम में, ठीक है, और गेहूं से बिस्किट बना के जब बेचते हैं तो उसको महंगा दाम में बेचते हैं। तो इस तरह से ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पॉल फेब्रिस बोल रहे हैं, ठीक है। बोला कि पॉल फ्रेविस को फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी बोला जाता है। अंडर गुंडर फ्रैंक जो है ये देते हैं, एक मिनट को मुझे इसे बैटरी कम करना पड़ेगा। अंडर गुंडर फ्रैंक जो है ये लंपेन बुर्जुआ, ठीक है, लंपेड डिप्लोमेट कॉन्सेप्ट देते हैं। एग्जाम में आया कि लंपेन बुर्जुआ और लंपेन डिप्लोमेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो अंडर गुंडर फ्रैंक ने दिया है। किसके ऊपर? डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर, है ना। थ्योरी, ये जो थ्योरी है बोलती है कि दो तरह का कैटेगराइज करती है ना, एक होता है लंपेन बुर्जुआस और एक होती है लंपेन डिप्लोमेट। ये किसने दिया? तो भाई एंडर गुंडर फ्रैंक ने दिया। टू डिस्क्राइब द इंटरनल क्लास डायनेमिक विद द डिपेंडेंसी कंट्रीज, ये डिफाइन करता है कि किस तरह जो इंटरनल क्लास है वो भी डिपेंडेंसी कंट्री के अंदर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लंपन बुर्जुआ या लंपन डिप्लोमेट किसने दिया, तो एंडर गुंडर फ्रैंक ने। ठीक है। बोला इस्लामिक वर्ल्ड के एक जो थिंकर है समीर अमीन, याद कर लो, इन्होंने यूरो सेंट्रिज्म कॉइन को टर्म किया था, ठीक है। बाकी यार उतना पढ़ना नहीं। समीर अमीन जो है अनइक्वल एक्सचेंज और ये कॉन्सेप्ट भी देते हैं, अनइक्वल एक्सचेंज और अनइक्वल डेवलपमेंट, ठीक है। इनका एक बुक है एन एसे ऑन द सोशल फॉर्मेशन ऑफ प्रीफेशल कैपिटलिज्म, एग्जाम में आया हुआ है। एन एसे ऑन द सोशल फॉर्मेशन ऑफ पेरीफेरियल कैपिटलिज्म 1976 की बुक है। एम क्या है कि जो अनइक्वल रिलेशनशिप है ना कोर एंड पेरीफेरी के बीच में उसको ट्रांसफर करना, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी का पर्पस है, सॉरी समीर अमीन का पर्पस है कि जो अनइक्वल ट्रेड रिलेशन है ना उसको खत्म करना। इससे रिजल्ट क्या होगा, जो अनइक्वल डेवलपमेंट है ना जहां पर भी कोर इज डायरेक्टली लिंक टू कंटिन्यू स्टेगनेशन एंड पॉवर्टी इन द पेरिफेरी। बोले इससे क्या होगा, अनइक्वल डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होगा तो सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोली कैपिटलिज्म, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? समीर अमीन। डीलिंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? समीर अमीन ने। और फैंटेंजो हेनरिको कार्डोजो का पढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा नींद आ रहा, बहुत नींद आ रहा, बाप रे बाप। अगर हम सो गए तो मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है, क्लास करा के हम सो गए, किचन साफ करना सही बोले, इस टाइम नींद आता है। बहुत भयानक आता है तुम्हें। इसमें इस टाइम एकदम क्लास करने का मन नहीं करता। हालांकि नींद ऐसे दोपहर में सोएंगे नहीं, लेकिन क्लास के टाइम बहुत नींद आता है। ये सही बोली, इसलिए बीवी में तो हम थोड़ा बात भी कर लेते कि ऐसे नींद ना लगे आपको। अब नहीं ना डर लग रहा था दीदी कल? नहीं सुषमा बता रहे हैं जो, जैसे फिर वैसी बत्ती रात में बुताए, मेरे हस्बैंड पता चलेगा कहाँ कहाँ से लड़की लोग बुलाई है। ये भी बात है ना सुषमा, अगर तुम एनालिसिस करना चाहोगी तो कर सकती हो, तुम विकिपीडिया वगैरह में जाके तुम देख सकती हो ना कि कहाँ कहाँ से लड़की बुलाई है, तो तुम्हारा खुद पे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस एरिया में ये है। जैसे कि एक बार ड्रग्स वाला भी सिस्टम था, ये सब बात वैसे नहीं करना चाहिए।
वीडियो ऑन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वाला कार्डोसो है ना, कार्डोसो करके याद करना। फर्नांडो हेनरिको कार्डोसो। जो कार्डोसो है ये प्रोमिनेंट इकोनॉमिक सोशलिस्ट ब्राजील से थे, डिपेंडेंसी थ्योरी थिंकर। कार्डोसो जो है इन्होंने डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट दिया था लैटिन अमेरिका में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट किसका है, देख लो बार बार बोल रही हूँ, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट किसकी है, तो तुम्हारा कार्डोसो की है ना, किसकी है, कार्डोसो की। बाकी इसमें कुछ मत याद करो, ठीक है, बस खाली याद करो डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट किसकी है, कार्डोसो की। पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है। सी फॉर टोडो, ठीक है, इन्होंने दिया था एक्सटर्नल डिपेंडेंसी का आइडिया, और पेरीफेरी कैपिटलिज्म का टर्म को इन्होंने यूज किया था। इनका बुक जो है एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, डिप्लोमेंट अंडर डिप्लोमेंट। बुक पहले पढ़ते हैं, ठीक है, बुक ज्यादा आता है। अभी हम लोग कार्डोसो का बुक पढ़े तो क्या नाम था, डिप्लोमेंट एंड डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। देख लो कार्डोसो का बुक है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, और इनका क्या है, डिप्लोमेंट अंडर डेवलपमेंट। किसका, फोर्टोजो है ना, फोर्टोजो का क्या है, डिप्लोमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा पॉल सूजी है ना, पॉल सूजी। पॉल सूजी जो थे ये यूएस के मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, और एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट थिंकर भी रहे हैं। इन्होंने इन्होंने बोला कि पॉल ब्रांड के साथ मिलकर मोनोपोली कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। इनका बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। कार्डोजो का बुक का नाम बताओ, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। और फोर्टोजो का बताओ, हाँ, इसका देख लो थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ठीक है ना। पॉल ब्रांड का बुक का नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी शेयर मेनी पॉइंट अर्लियर मार्क्सिस्ट, ये लोग मार्क्सिस्ट लेनिन इंपीरियलिज्म। अच्छा वहां पे मैं इंपीरियलिज्म लिखना भूल गई हूँ, ठीक है ना। तो अगर पूछे क्या ये डिपेंडेंसी थ्योरी इंपीरियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस था, तो बिल्कुल लेनिन से, इंपीरियलिज्म से, न्यू मार्क्सिज्म से, न्यू कॉलोनियलिज्म से, सारा थिंकर है ना। जो तुम्हारा मार्क्स कैपिटलिज्म और मार्क्सिस्ट वाला थ्योरी बोल रहा है सबके सबसे इन्फ्लुएंस है डिपेंडेंसी, ठीक है। देख लो भाई थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट किसका है भाई, या मोनो कैपिटलिज्म। मोनो कैपिटलिज्म पॉल स्यूजी और पॉल ब्रांड ने मिलके दिया था, ठीक है। लेकिन बुक जो है थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट किसका है, सूजी का है। और ब्रांड का बुक का नाम क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ। बस और कुछ नहीं इसमें। ये एग्जाम में आया हुआ है 2017 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रोनाल्ड एच चिलकॉट, ठीक है, ये बोलते हैं कि डिपेंडेंसी के लिए 4 मेजर टेंडेंसी है, लिटरेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये बोलते हैं अंडर गुंडर फ्रांक का डिप्लोमेंट ऑफ अंडर डिप्लोमेंट थेटिस। अच्छा तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। डिप्लोमेंट अंडर डिप्लोमेंट, देख लो डिप्लोमेंट एंड अंडर डिप्लोमेंट है ना, डिप्लोमेंट एंड अंडर डिप्लोमेंट। और यहाँ पर पॉल ब्रा इसका अंडर गुंडर फ्रांक क्या है, बुक भी रुक जाओ। देख लो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये एजी फ्रैंक का बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। बहुत ही कंफ्यूजिंग बुक दिया हुआ है, मिला मिला हुआ है, तो बिल्कुल तुम लोग ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। इन्होंने इनका एंडर गुंडर फ्रांक का जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट थेसिस है, कार्डोजो का जो डिपेंड इस बार सेट में ये वाला क्वेश्चन आया था, एंडर गुंटर फ्रांक का बुक का नेम आया था, वो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, हाँ ओ डिप्लोमेंट ऑफ अंडर डिप्लोमेंट, डिपेंडेंट डिप्लोमेंट थेतीस कार्डोसो का है, न्यू डिपेंडेंस थेतीस दॉस सेंटोनो का है, और इंपीरियलिज्म डिपेंडेंसी लिंकेज पॉल ब्रान और पॉल सूजी। बताती हूँ, पॉल ब्रान और पॉल सूजी जब डिपेंडेंसी का स्टडी करते हैं ना, तो ये डिपेंडेंसी को इंपीरियलिज्म से लिंक करके स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्ल चिलकॉट है ना, ये चार बोलते हैं डिपेंडेंसी को अगर पढ़ना है तो आपको ये चार लिटरेचर के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि चिलकॉट ने कौन कौन सा चार थेसिस के बारे में, चार टेंडेंसी के बारे में बात किया है, तो डिप्लोमेंट अंडर डिप्लोमेंट थेसिस एजी फ्रैंक,
Dependent deployment thetis Cardoso, new dependency thetis Dos Santono, imperialism dependency linkage, मतलब इंडिपेंडेंसी और imperialism में लिंकेज किसने किया? तो पॉल बरास और पॉल सूजी ने किया, ठीक है। दास सेंटोनो जो है ये न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी या न्यू कॉर्पोरेटिज्म के नाम से जाना जाते हैं। इनका फोकस था कि डोमिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये बोलते हैं कि पता है डिपेंडेंसी कैसी हुई है? एमएनसी के थ्रू। कौन बोलता है? दास सेंटोनो। ग्लोबल इकोनॉमी, ये आर्ग्यू करते हैं कि जितनी भी कंट्री है, खासकर ग्लोबल साउथ कंट्री है, वो एक्सप्लॉइट हुई है पावरफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये दास संतोनो खास कर बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ कंट्री, जो डेवलप कंट्री, जो अंडर डेवलप कंट्री है, इनको एक्सप्लॉइट किया गया है एमएनसी कंट्री के थ्रू, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से इनको एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है प्लानिटरी सिविलाइजेशन, बस याद कर लेना। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को सपोर्ट कर। समीर अमीन का बुक का नाम है एक्यूमुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्केल। कार्डोसो का बुक का नाम है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। एजी फ्रैंक का बुक, ये वाला बुक आया था आरसी, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। नहीं जी, तो वो वाला ऊपर वाला डेवलपमेंट, हाँ अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये वाला ना, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट है ना। हाँ ठीक। हाँ। मोनोपोली कैपिटलिज्म पॉल सूजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम पॉल प्रेविस, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है इसको इमनुल कॉन ने दिया था 1970s में। ये भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन ये बोलती है कि जो कंट्री है पूरी दुनिया में, कंट्री में जो डेवलप हुआ है वो सिमिलर पाथ नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। इनका बुक का नाम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में डेवलप किया गया है, मतलब इन्होंने ये भी इन्फ्लुएंस, ये कॉर्पोरेशन एलिमेंट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अपना एलिमेंट किससे लेती है, इन्फ्लुएंस किससे लेती है? मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म से, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो क्या किससे हुई है? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मतलब कुछ कुछ पार्ट इससे लिए, लेकिन इन्फ्लुएंस डिपेंडेंसी थ्योरी से हुई है, जो कि 1960 में डिपेंडेंसी थ्योरी आई, तो इसी से प्रेरणा है ना, इन्फ्लुएंस ली थी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में 3 है। ये बोलते हैं कि जो दुनिया जो है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, ठीक है। कोर कंट्री अमीर, सेमी पेरिफेरी डेवलपिंग, और पेरिफेरी कंट्री हो गया अंडर डेवलप। पूरा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ। बोला वर्ल्ड जो है ना वो 3 पार्ट में बढ़ गई है, कोर कंट्री, पेरिफेरी कंट्री और सेमी पेरिफेरी कंट्री, ठीक है। अब कैसे भाई? तो कोर कंट्री हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स अपने यहाँ बना के इनको बेच रही है हाई प्रॉफिट में, ठीक है। और जितने भी लॉ चीफ, जितने भी तुम्हारा, जैसे यहाँ पे देखो हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स, मतलब क्या कर रही है? हाई दाम में हाई प्रॉफिट में सामान यहाँ बेचती है पेरीफेरी कंट्री को, ठीक है। और साथ में सेमी पेरीफेरी को भी बेच रही है, देख रही हो, पेरीफेरी को भी बेच रही है, सेमी पेरीफेरी को भी बेच रही है, प्रॉफिट ले रही है दोनों से, ठीक है। पेरीफेरी कंट्री क्या करती है? जो चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स रहता है वो सेमी पेरीफेरी को भी देती है और कोर कंट्री को भी दे रही है। तो पेरीफेरी कंट्री दोनों तरफ से है ना एक्सप्लॉइट हो रही है, डेवलपिंग कंट्री भी कर रही है और अंडर डेवलप भी कर रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो सेमी पेरीफेरी कंट्री है ना, ये सिर्फ कोर कंट्री से डेवलप हो रही है ना, कोर कंट्री से एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सप्लोइटेशन भी कर रही है एक कंट्री को। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सेमी पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जल्दी से बताओ। इमैनुअल वॉलेस्टाइन या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। बोला हाँ, इस तरह से जो वॉलेस्टाइन वर्ल्ड में सिस्टम बन रहा है ना, इससे अगर तुम देखोगे तो इंटरनेशनल लेबर का डिवीजन हो जाता है। वॉलस्टीन बोल रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे तो वो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है ना। इस तरह इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाई थी बट यहाँ पे कहाँ चला गया पता नहीं।
अच्छा कल लेकर आती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। कल मैं कॉम्पिटिटिव कंप्लीट कर दूँ, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कल तो नहीं होगा क्लास, संडे है, मंडे कराऊंगी, ठीक है, मंडे मेरा क्लास होगा है, मंडे में क्लास कराऊंगी। अंजलि क्लास नहीं करती है क्या? अंजलि बोल रही है कि दीदी आप है ना रात से क्लास कराइए, हम आपको रात से करेंगे, अंजलि आप ही। हालांकि अभी हम लोग ग्रुप से तो रिमूव किए ही नहीं, क्योंकि वो तो बोली मैम हम तो करेंगे, करना चाह रहे हैं, तो रात में तो हम बोले देखो रात में तो नहीं कर सकते हैं, कोई और टाइम बोलो, दिन में कोई भी टाइम बोलो, दिन में कोई टाइम भी करने करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको मैसेज करेंगे कि रमजान में हम 12 बजे से करें, अगर 12 बजे से कंफर्टेबल है तो करो, देखेंगे। वो एक दिन मैसेज की तो बोली मैम हम तो क्लास करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उस टाइम, तो ये मेरा बहुत सारा स्टूडेंट अभी नया नया मतलब मेरा दोस्त और एक और भी स्टूडेंट वही रात की वजह से ही छूट गया था, हम लोग क्या करें। मुझे रात में पता है एक जरा टाइम नहीं मिलता, एक जरा टाइम नहीं मिलता, फिर सब ताजा ताजा खाना बनाने लगा रहता है, तो हम चाह कर भी नहीं बना पाए, अगर रात में कर पाएंगे क्लास, क्योंकि रात इतना छोटा करा, हमको लग रहा है छोटा, पता नहीं तुम्हें वो लग रहा है कि नहीं। मेरे हस्बैंड 7 बजे मतलब आएंगे घर हाँ में। दीदी छोटा है। हाँ, हम मगरिब के बाद नमाज किताब पढ़ते पढ़ते मेरे एकदम 7 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, 7 बजे आए, चाय पानी देते देते तुरंत मगरिब ऐसा का अजान, ऐसा का अजान के बाद उठेंगे, एक तरफ भात चढ़ाएंगे, एक तरफ दाल चढ़ाएंगे, और नहीं, उसके दिन का क्लास अच्छा है, रात हम्म में प्रॉब्लम हो ही जाता है। हो जा रहा बहुत, वही तो हम तो पहले सोचे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते फिर 10 बज हाँ। जाता था, जब 9:15 बजे क्लास करके उठते हैं, उसके बाद हम्म। फ्रेश होते हैं, फिर नमाज हाँ। पढ़ते, फिर खाना खाते हाँ। खाते पूरे 11 11:30, हाँ। ठंडा का टाइम। हाँ ठंडा तब का। जब दिन में आप क्लास लेने लगे तब ठीक रहने लगा सब चीज टाइम हाँ पे। वही तो, वही बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, वही तो हम तो वही बात बोले कि मतलब मेरा नहीं हो पाएगा, पहले मेरे घर में अपने घर में थे ना तो हम उठ के काम कर लेते थे, अभी क्या है कि मेरे को सब टाइम टेबल पे मतलब टाइम पे सब काम करना है, जो भी करना है टाइम पे करो, मतलब जब मेरे को 10 11 बजे तक का मतलब फिल्म भी फिर मूवी भी बैठ के देखते हैं साथ में, तो अकेला उनको अच्छा नहीं लगता देखने, तो एक वो भी मेरे को काम नहीं है, वो मूवी अच्छा लगे चाहे नहीं लगे देखते बैठ के। तो वो भी तब 11 बजे तक में वो काम करके अपना जाएंगे, तो मूवी देखेंगे, मूवी भी देख के आएंगे तो किचन वगैरह पूरा साफ सुथरा करके रात में सोने जाते हैं, तो समझो ना मुझे रात में टाइम नहीं मिलता, हम बेहोश हो जाते हैं, काम मतलब इतना मैं सुबह से उठे ना तो हमें एक दिन में टाइम नहीं मिलेगा, अभी उठेंगे तो किचन नहीं साफ किए, रूम में झाड़ू पोछा लगा दिए हैं, किचन नहीं साफ किए, किचन साफ करके ले जाने के लिए हमको रोटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात में उतरेंगे तो मेरे हस्बैंड बाहर का खाना खाते नहीं, तो मेरे को रोटी बनाना पड़ेगा, फिर अपने लिए रोटी बनाना पड़ेगा, फिर कुछ उसके लिए साथ सब्जी बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, फिर ऐसा कर पढ़ लेंगे अभी असर का अजान, फिर मगरिब का अजान हो जाएगा, मगरिब का अजान पढ़कर जल्दी जल्दी हमको है ना अपना तैयारी करना पड़ेगा, 6:30 बजे तक मुझे तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ से हमको निकलना है, इतना थकावट हो जा रहा ना, हम क्या बताएं। सबको लग रहा होगा, मेरी अम्मी लोग भी सोच रही है, 2 गो तो है काची का काम, देखो ये लो क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शन 3, बोलो और एडल्ट बोलो। लर्निंग थ्योरी। हम्म। अच्छा डिपेंडेंसी थ्योरी सबको समझ में आया ना, बताओ पहले। हाँ हाँ। लक्ष्मी तुम्हारे लिए नया, तुमको समझ में आया कि नहीं? हाँ दे। आया ना, कल क्वेश्चन लाऊंगी और समझ में आ जाएगा। देख लो भाई, अडल्ट लर्निंग की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रागोजी, ठीक है, देखो ध्यान में रखना ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, अडल्ट लर्निंग को बोलते हैं हम लोग, चलो जल्दी बता दो ये। ऑप्शन 2, फॉर्मेटिव। देखो आंसर तो फॉर्मेटिव है, आंसर की मैं दोनों दिया, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट भी होगा, लेकिन तुम्हारा अगर एग्जाम में अगर ये भी देगी तो ज्यादा तुम्हारा हमको तो लग रहा है ऑब्जर्वेशन है दोनों ना। है, दोनों है, आंसर। दोनों है, तुम्हारा दो टू भी होगा, इनफॉर्मल तो मैं पढ़ाई थी कि फॉर्मल होता है समेटिव, मैं पढ़ाई हूँ। हाँ इस हिसाब से ये बोले कि सबमिटिव हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं तो अगर फॉर्मेटिव। तुम एग्जाम में अगर तुम मान लो फॉर्मेटिव दे दी हो तो तुम्हारा आंसर सही हाँ होगा, जो ये भी दिया उसका भी सही, जो वो भी दिया उसका भी सही, ठीक है। देख लो जो फॉर्मल है उसको हम लोग बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट, क्यों, ये एंड ऑफ द कोर्स होता है, ठीक है ना, मतलब कोर्स खत्म हो गया तब एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो होता है वो, ये जो है
फॉर्मेटिव है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है और ये ड्यूरिंग क्लास होता है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम में जब तुम देती हो, सेमेस्टर वाला एग्जाम में पूरा लिखना पड़ता है ना। आप समझ में आ गया? ये जो है फॉर्मल है और ये भी फॉर्मल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कब होता है? ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है, गाइड इम्प्रूवमेंट किया जाता है, टीचर का भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। इतना याद रखो, जब टीचर स्टूडेंट को बताता है तो उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे क्विज हो पूछ सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, कोई ड्राफ्ट रिव्यू किया जाता है, वर्बल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट होता है। सुषमा तो इसका आंसर बता दोगी, तुम बताओ इसका आंसर। लेसन प्लान बीएड में बनवाया जाता है। अरे मैं गलती की, देखो दोनों को मैं अच्छा मैं लिख के डाल दूंगी, ठीक है। मैं एक ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं लिख दूंगी डिपेंडेंसी थ्योरी या पेपर 1 भी, ठीक है ना। ये सेकंड शिफ्ट का ये वो वाला खत्म हो गया। अच्छा पहले बता दो फिर बताती हूँ तुम लोग को। ऑप्शन 4 बताओ, देखो 25 जून, ठीक है, 25 जून 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट शिफ्ट वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ 4 नंबर ही होगा, पहले प्री प्लानिंग करता आदमी, ठीक है। हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोल रहे ना, बिलीव कर रहे हैं, बाकी ना वीडियो देख लेंगे, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना बाद में। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ आरसी? फीवर है थोड़ा, तुम्हारा बहुत दिन से तबीयत खराब है, दिखाओ डॉक्टर को। हालत में हल्का हल्का दर्द है। अरे नहीं बाप रे। ठीक हो गए थे, अभी वेदर ऐसा है ना इसलिए। हाँ वेदर की वजह से, ये भी बात सही बोल रही हो। नहीं नहीं, फिर भी अपना वेट ध्यान कर दो। रहे हैं, आधा घंटा है तो हम वीडियो देख लेंगे। हाँ अच्छा देखो ना, मैं तुम लोग बता दो, डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर ही आएगा। मैं कट नहीं की थी, भूल गई थी, ठीक है। तो इसी के अंदर है। हाँ कोई बात मैं नहीं। लिख दूंगी कि डिपेंडेंसी थ्योरी और सेकंड शिफ्ट का 25 जून का, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक 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 है, है, जाओ अल्लाह रेस्ट करो। हाफिज। हाँ अपना ध्यान देना, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। हो गया, बिल्कुल प्री प्लानिंग है ना। चलो ये तो मैं लाई हूँ। बोला सबसे पहले क्या करना है, बिफोर द लेसन द टीचर प्लान ऑब्जेक्टिव्स मटेरियल एंड एक्टिविटीज। पहले क्या करना है लेसन प्लान में, पहले लेसन तैयार करेगा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट। अब देखो तो, हेलो, अब आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक है आ ना? रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है। बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है कि प्री प्लान में क्या करना है, लेसन बिफोर द लेसन द टीचर प्लान ऑब्जेक्टिव्स। पहले टीचर को अपना ऑब्जेक्टिव बनाना होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है और कौन सा मटेरियल यूज करना है, किस तरह का एक्टिविटी वगैरह यूज करना है, ठीक है। फिर जब तुम लेसन प्लान बना ली कि हमको ये चीज़ पढ़ाना है, जाके टीचर स्टूडेंट को, है ना। मान लो कि तुमको वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ाना, तुम लोगों को बोली थी भी मैं बना के लाने के लिए, वर्ल्ड war 1 के बारे में बनाना है ना। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, लेसन को ओपन करोगे, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इंगेज द लर्नर इंस्टेड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद तुम क्या करोगी, लर्नर के सामने खोलोगी, है ना, डिलीवर दोगी। फिर उसके बाद क्या, जो मेन कंटेंट वो बताओगी, एक्सप्लेन करोगी, कंसेप्ट गाइड करोगी, है ना। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, allow स्टूडेंट टू प्रैक्टिस अप्लाइंग नॉलेज एंड थ्रू द एक्सरसाइज एक्टिविटीज। अब हो सके तुम क्या करोगी, तुम जो पढ़ाई हो, पढ़ा के हो सके स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ ले, बताओ वर्ल्ड वार का पीरियड कब था, बताओ रीजन क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछोगी। समराइज की पॉइंट, एसेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक। उसके बाद तुम समराइज करोगी कुछ पॉइंट को, है ना। लास्ट में फिर तुम लास्ट में एक छोटा सा ओवरव्यू दे दोगी कि देखो भाई ये अंडरस्टैंड करोगी। फिर फीडबैक भी प्रोवाइड करोगी, है ना। और सबसे फीडबैक भी लेगी, कुछ कुछ से पूछ लिया, अब तुमको समझ में आ गया, वो बच्चे को समझ में आया, है ना। ज्यादा बच्चों को समझ में आया नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ाया इसको समझ में आया। किसी को जो जिसको नहीं समझ में आया, क्लोजर ऑफ लेसन में जिसको नहीं समझ में आया, तो समझो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। समराइज करना की पॉइंट, मतलब जो जो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद कुछ क्यू पॉइंट बता देते हैं, है ना, कि देखो भाई इसका ये पॉइंट है। जैसे अभी डिपेंडेंसी का अगर हम तुमको क्यू पॉइंट बताए तो हम लोग बता सकते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अगेंस्ट आई थी, ठीक है, ये की पॉइंट है। 1 नंबर।
डिपेंडेंसी थ्योरी का दो बोलती है कि बल दो पार्ट में है, कोर एंड पेरीफेरी। ठीक है, मेन थिंकर जो आई थी कहाँ से, डिपेंडेंसी कौन से कंट्री में आई थी, तो लातिन अमेरिका में आई है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लेक्चर मेथड इसमें से कौन कौन सा टीचर यूज करता है लेक्चर, बोला टीचर कब, यह क्वेश्चन समझना, कब एक टीचर यूज करता है लेक्चर मेथड को, कब कब यूज करता है लेक्चर मेथड को। लेक्चर मेथड में पढ़ाना, मैं तुम लोगों को पढ़ाती क्यों हूँ, क्या होता है तुम लोगों को, ये सब देख के सॉल्व करना, क्वेश्चन समझना। कब एक टीचर यूज करता है लेक्चर मेथड को, तब, कब और तब दिया। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 A B C E। It provide new information to the student. It provide original resource student। चलो आ जाओ देखते हैं। तुम बोली ऑप्शन 3 ना, क्या नहीं, ई नहीं होगा। It deal with the critical and problem solving। ये तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, नहीं, हाँ, वो नहीं, एलिमिनेट हुआ है डी, ये हम बोले। ओ सॉरी डी। अच्छा तुम्हारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डायरेक्ट टीचिंग में आता है, इनडायरेक्ट सॉरी, मैं इनडायरेक्ट पढ़ाई तुम लोगों को, वहाँ पे बताई भी थी कि इनडायरेक्ट टीचिंग होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ स्टूडेंट और टीचर मिलकर क्रिटिकल एनालिसिस करता है ना। टीचर जाके स्टूडेंट को एज ए फैसिलिटेटर हेल्प करता है, बाकी स्टूडेंट अपना हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो उससे भी तुम्हारा बन जाएगा। जब टीचर क्या करता है, प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन। लेक्चर में क्या होता है, मेनली यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू नॉलेज, न्यू कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट पढ़ाना हो, कोई न्यू नॉलेज देना हो, कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो, तो टीचर क्या करता है, देता है। प्रोवाइड ओरिजिनल रिसोर्स नॉट ए टेक्स्ट बुक। लेक्चर जो है स्पेशली एक्सपर्ट ऑफन शेयर करेंट या स्पेशलाइज रिसर्च, नॉट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। हम तुम लोगों को सारा नोट बुक से नहीं पढ़ाते, कुछ कुछ नोट जो होता है जहाँ हमको गूगल से भी हेल्प लेना पड़ता है। क्यों बोलो, डेट चेंज हो जाता है ना, नहीं समझी। अभी अगर मैं कोई पॉलिटिकल थ्योरी, अभी मैं कोई इंडियन गवर्नमेंट का बुक लूंगी, तो अभी मैं जो पढ़ाऊंगी तो मुझे देगा पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से इतना लिया गया, यहाँ से इतना लिया गया, है ना। लेकिन अब अगले जब दोबारा इलेक्शन हो गया, फिर मैं वो बुक लूंगी तो वो रिलेवेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका मैंने खत्म हो गया ना। वो तो जब चल रहा था तब चल रहा था, अभी तो हमको दूसरा बुक से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए लेक्चरर को चाहिए कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से पढ़ाए, हमेशा टेक्स्ट बुक से ना, करंट टॉपिक से पढ़ाए, है ना। अभी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन 2014 में जब पढ़ा होगा बच्चा लोग, तो उसका प्राइम मिनिस्टर कौन था 2014 से पहले, मनमोहन सिंह। चेंज हुआ ना। कैन ड्रामेटाइज कॉन्सेप्ट शेयर पर्सनल इंसाइट। इफेक्टिव लेक्चर और बोला कि पढ़ाएं ऐसा ना कि ड्रामा के जैसा, तुम कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, हम लोग एक सर थे, ऐसा पढ़ाते थे तो लग रहा था, मतलब वो ऐसा पढ़ाते थे ना स्टोरी, लगता था क्या कि सचमुच वो तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा। हम लोग 12 में पढ़ते थे, तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे। तो हम लोग का एक स्टोरी था, बहुत अच्छा था, रुस्तम और सोहराब करके, बहुत अच्छा था वो स्टोरी। वो सर ऐसा पढ़ाए ना, मतलब वो ड्रामा ही था, ऐसा लग रहा है कि तुम आँख के सामने हो स्टोरी। तो बोला कि लेक्चर ऐसा देना चाहिए कि बिल्कुल ड्रामेटाइज कॉन्सेप्ट के जैसा हो, पर्सनल इंसाइट, ऐसा लगे कि हाँ तुम्हारे आंखों के सामने रियल स्टोरी। लेक्चर यूज स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल एंड पर्सनल इंसाइट मेक ए लर्निंग लैंग्वेज। अगर तुमको कोई ऐसा स्टोरी पढ़ा रहा है, मतलब तुमको कोई पढ़ा रहा है, अब ड्यूरिंग द पढ़ाई तुमको क्या करेगा, खास करके लिटरेचर में होता है, जैसे उर्दू हो, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, या फिर तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा कोई स्टोरी, तो टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि सामने वाला पर्सन को लगे कि अरे ये जो है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ सच मुद्दम में तुम्हारा आंखों के सामने हो रहा है ये स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोला, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना चाहिए पढ़ाने के लिए, ड्रामेटाइज, ऐसा लगे कि हाँ वो ड्रामा तुम्हारे सामने ही हो रहा है। चलो देखो। ऑप्शन 4। ऑप्शन, अच्छा मैं बता देती हूँ ये वाला जो, ठीक है। ऑप्शन 1। नहीं ऑप्शन वन ए। हाँ वन सही 1। बोली, सॉरी वन सही बोली, वन सही बोली। यहाँ पे देखो,
द पर्पस ऑफ असेसमेंट का क्या होता है, रिलेटेड टू द एडुकेटर पर्पस विद द असेसमेंट। मतलब बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा असेसमेंट का पर्पस ये होना चाहिए कि जो कि एडुकेटर का पर्पस जुड़ा होना चाहिए। ऐसे उठा के रैंडमली असेसमेंट नहीं करना चाहिए। टेस्ट लेने का पर्पस क्या है, मुझे स्टूडेंट का ये देखना कि स्टूडेंट कितने पानी में है ना। व्हाट टू एसेस, associate with the purpose of the assessment and deep root in the value and principle। यहाँ बोला कि असेसमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए, असेसमेंट का पर्पस होना चाहिए कि एडुकेटर का पर्पस इससे जुड़ा हुआ। मतलब एडुकेशन टेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि हमको स्टूडेंट का देखना है वो कितने पानी में है। बोले क्या असेस क्या है, बोले ये जो है ये असेसमेंट के पर्पस से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल और वैल्यू से जब अंदरूनी ये जो पर्पस ऑफ असेसमेंट है ना, इसका डीपली अंदर जाके जुड़ा हुआ है। क्या क्या पर्पस करना है, क्या क्या टेस्ट करना है, कैसे कैसे लेना, पूरा डीपली। असेसमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक एडुकेटर क्या करेगा, स्टूडेंट के एसेस स्टूडेंट लर्निंग एंड कंटेंट स्पेसिफिक नॉलेज। देखो यहाँ पे बोला कि टेस्ट लेने का पर्पस पता होना चाहिए, टेस्ट कैसे कैसे लेना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सेट करना है, क्या प्रिंसिपल क्या वैल्यू होने चाहिए टेस्ट का, ये सब सेट करना है। एक एडुकेटर को चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी यूज करे स्टूडेंट को लर्निंग के टाइम में कि किस तरह उसको नॉलेज मिले, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन टेकिंग, एडुकेटर इंटेंज विद द असिस्टेंट डेटा। एडुकेशन को इंटेंशनली डेटा को रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई भी हर डेटा, जैसे हम तुम लोगों को ये डेटा मुझे पढ़ाना पड़ेगा कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड साइन किया है, ठीक है, तो वो मुझे डेटा पता होना चाहिए, तब तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तो वो मैं कब पता करूंगी, जब मैं एक्शनली पता करूंगी, जब मैं जाऊंगी गूगल में पढ़ूंगी तब मुझे, है ना। इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग, तुमको इंटरप्रिटेशन करना है और हर एक्शन को लेना है। तो एडुकेशन को इंटेंशनली पूरे ध्यान से डेटा को कलेक्ट करना होगा, न्यू न्यू जो डेटा आएगा वो, ठीक है। बोलो साइंटिफिक कौन सा नहीं है। ओह, कल नहीं मंडे को कॉम्पिटिटिव कंप्लीट करवा दूंगी। ऑप्शन 1। क्या देख के पहचानी सुषमा? वहां लिखा ना नॉट रिपीटेड विथ। हम्म, सही बोली। और यहाँ पे देखो ना कॉजल और ऑब्जर्वेशन या कॉज एंड और इफेक्ट, ये सब कॉज एंड साइंटिफिक इफेक्ट। रिसर्च में होता है, ठीक है। फिर हाउ हाउ, वाई व्हाट ये भी साइंटिफिक, व्हाई दिस, हाइपोथेसिस भी साइंटिफिक में होता है, ठीक है लक्ष्मी, हाइपोथेसिस। ये सब साइंटिफिक में होता है। हाँ दे। नॉर्मेटिव रिसर्च बताओ। मैं बताऊं? एक मिनट। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 4 नहीं। नॉर्मेटिव रिसर्च एराइज इशू सच ए कंक्लूजन इम्प्लाइड, कंक्लूजन को क्या इम्प्लाइड करना, मतलब उसके बारे में समझना। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या करती थी, हर वक्त व्हाट शुड बी बात करती थी, है ना। व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, व्हाट टू बी। हाँ हाँ। व्हाट शुड बी या व्हाट टू बी, हाँ व्हाट शुड बी होगा वो व्हाट और टू बी, है ना, क्या होना चाहिए। तो उसे समझने का बात करती है, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह जो है ये सब तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च में होता है, नॉर्मेटिव साइंटिफिक नहीं है, क्वांटिटी ये नॉन साइंटिफिक है। ये बनाओ, ये इजी है, फार्मूला भी तुम लोग को हम बता दिए। मेरे ना मोबाइल में 11% चार्ज है, ठीक है, अगर बंद हो गया तो ये मत सोचना कि हम बंद किए, ठीक है। पता नहीं मैं क्या की, मैं तुम लोगों का, मैथ्स को स्किप कर दीजिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है इंक्लूड करने में। हाँ तो इसको बनाओ लेकिन, ठीक है। ये लक्ष्मी, ये तुमको आता है इसको कि नहीं, बना बताओ पहले का आता है कि फोटो नहीं। नहीं आता है। आप फोटो ले लो, लक्ष्मी तुमको आता है कि नहीं बताओ पहले। नहीं। नहीं आता है।
ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम ना कल क्लास में आएगी तो कल पहला हम ये डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन रहने दीजिए, थोड़ा फोटो ले ले। ले लो। मैं एक बार इसको देखो, अभी हम क्यों नहीं बता रहे लक्ष्मी, हम रीजन बता रहे। 11% चार्ज है, मोबाइल कभी भी बंद हो सकती है। ये थोड़ा सा हाँ देखो देखो। हाँ समझने वाला है, समझने वाला है। ठीक है, हम फार्मूला लिख दे रहे, ठीक है। फार्मूला इसका इजी है इसलिए बता रहे। सी बी को वेरिएशन एस एस एम इंटू 100, बस कुछ नहीं करना है। बनाने का कोशिश करेगी ना लक्ष्मी, बन जाएगा। इनके लिए क्या मांग रहा है देखो, असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो क्या करना है, एस क्या है, एस एस तुम्हारा 14 है, एम क्या है 60 इंटू 100, बट काट देना, सबको काट के देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा देना, आंसर आ जाएगा। कितना इजी है। इसको काट दिए, 2 दिया, 2 बचे, अब नहीं कटेगा तो। इस बार जो आया था ना हाँ पेपर 1 में ये वाला, हाँ दो क्वेश्चन आया था, 2 या 3 ऐसे आया था। हाँ, तो बड़ा लेंदी आ रहा था उसका आंसर, मतलब वो लेंदी दिया ही था। जैसे ये सब छोटा छोटा है, ये वो बहुत इजी पॉइंट्स है। में हाँ था। हाँ, वो पॉइंट्स में था, बहुत बड़ा था, लेकिन हो गया था हो करके, गया था। कैसे भी करके निकल गया था ओ आंसर। चलो, बहुत अच्छा बात है। तो देखो ये लो फार्मूला याद कर लो। जब तुमसे मांगे क्वेश्चन में, ये हम पढ़ाए भी थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मांगेगा तो कौन सा फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है एस एम इंटू 100। बस इसी पे बैठा के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लक्ष्मी हम अभी बताते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मतलब टाइम का मतलब नहीं, टाइम तो मैं दे दूंगी। मेरा पता है क्या हुआ, मैं तुम लोगों का, मेरे मोबाइल में एक खूबी है बता रहे, मैं तुम लोगों का वीडियो डालने के लिए, मेरा, हम तुम लोगों को बताए थे कि मेरा डेटा केबल से मेरे मोबाइल में वीडियो नहीं आता है। तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि अपना वाला मोबाइल दे के जाइए, अब मेरा वाला मोबाइल, मेरा वाला डेटा आप लेके जाइए और अपना डेटा रख के जाइए, डेटा केबल, मतलब अपना चार्जिंग, ये लो करो। तो वो क्या किए, वो तो बेचारा मेरा लेके चले गए हैं, और हम तुम लोग का वीडियो भी डाल दी, लेकिन उनका चार्जर से मेरा चार्ज नहीं हो रहा है। बहुत देर में 1%, 2%, तो उसीलिए मेरा है ना अभी 11%, 10% चार्ज है। तो जब तक क्लास आर कराएंगे। तो इसमें से कौन सा रिसर्च प्रपोजल में रखा जाता है, बहुत इजी है। ऑप्शन 1। बोलो बोलो सुषमा। ये ऑप्शन ये 1। प्लेगरिज्म है ना, प्लेगरिज्म क्यों रखेंगे है ना, हाँ। BCD रखेंगे, सही बोली। ये ऐसे दिखा देती हूँ, याद कर लेना, फिर से आ सकता है। रिसर्च मैथोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर, ये रंजीत कुमार का है, जो हटा दो यहाँ पे है तो, यहाँ पे देख लो। रिसर्च मैथोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर किसका है, रंजीत कुमार का है। मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन किसका है, रॉगर डी वाइम्पर जोसेफ आर डोमिक का है ना, डोमिनिक का है। बिजनेस रिसर्च मेथड किसका है, HK डंगी और श्रुति दीवान का है। रिसर्च मैथोलॉजी राम आहूजा का है ना, राम आहूजा, हाँ, ठीक। बस हो गया। 3 दिन में हम क्या बोले हैं, 3 दिन में एक पेपर कंप्लीट होगा। तो ये मेरे मंगल को कंप्लीट हो जाएगा ना, सोमवार चला मंगल चला कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर। पेपर 1 अगर किसी को स्ट्रॉन्ग करना है भाई,